राजकुमारी विद्योत्मा को कालिदास की मंद बुद्धि का पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी हो जाती हैं। तत्पश्चात राजकुमारी विद्योत्मा कालिदास को धिक्कार कर घर से निकाल देती है और कहती है कि जब तक कि तुम सच्चे पंडित नहीं बन जाते घर वापस मत आना। अपमानित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं और मां काली के मंदिर में जाते हैं। हमारी भक्ति ही है हमारी शक्ति जो जोड़े हमें प्रभु के साथ हैं। कालिदास मां काली के परम भक्त थे, इसलिए वे मां काली की प्रतिमा के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और कठोर तप करने लगते हैं। कालिदास धीरे धीरे अन्न जल का भी त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी मां काली प्रसन्न नहीं होती। तत्पश्चात कालिदास अपना सर मां काली की चरणों में समर्पित करने के लिए तलवार उठाते हैं, परंतु मां काली प्रकट होकर कालिदास को रोक लेती है। कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली उन्हें विद्वान पंडित बनने का आशीर्वाद देती हैं। कालिदास ज्ञान प्राप्त कर अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए आभार प्रकट करते हैं। राजकुमारी विद्योत्मा बोलती है, इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी पत्नी हूँ। कालिदास बोलते हैं, तुम मेरी पत्नी थी, किंतु तुम्हारी वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्मा यह बात सुनकर फिर से दुखी हो जाती है, पर कालिदास किसी भी तरह उसे पत्नी मानने को तैयार नहीं होते। अंत में राजकुमारी विद्योत्मा कालिदास को श्राप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों होगी। कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जंगल में ही भ्रमण करने लगते हैं। एक दिन कालिदास घूमते घूमते धारा के राजा भोज के दरबार में पहुंचते हैं। राजा भोज कला तथा साहित्य के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। राजा भोज कालिदास की कविता सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने दरबार में ही रहने के लिए कहते हैं। कालिदास राजा भोज की बात मान लेते हैं। एक दिन कालिदास को इच्छा हुई कि वो दरबारी जीवन पर नाटक की रचना करे। कालिदास नाटक की रचना करने लगते हैं, जिसमें मालविकाग्निमित्रम उनका पहला नाटक था। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त हो। कालिदास का पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम बहुत लोकप्रिय हुआ तथा उनका दूसरा नाटक शाकुंतलम ने भी और अधिक सफलता प्राप्त की। कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और ऋतुसंहारम नामक काव्यों की रचना की और उनकी ख्याति में चार चांद लग गए। एक दिन राजा भोज ने कालिदास से कहा, तुम इतनी सारी कविताएं की रचना करते हो, परंतु मेरी प्रशंसा में कविता लिखने से इनकार क्यों करते हो? कालिदास ने कहा, महाराज निस्संदेह आप एक महान राजा हैं, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है। राजा भोज कालिदास की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी अन्य कवियों की तरह मेरी गुणगान नहीं करते। कालिदास राजा भोज की यह व्यवहार से दुखी होकर राज दरबार को छोड़ देते हैं और किसी गांव में जाकर बस जाते हैं। कुछ समय बाद राजा भोज को पछतावा होता है और उनकी याद आने लगती है। तत्पश्चात राजा भोज कालिदास की खोजबीन शुरू करवाते हैं, किंतु कालिदास कहीं नहीं मिलते। एक दिन राजा भोज को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय सूझता है। राजा भोज अपने राज दरबार में जाकर कहते हैं कि जो भी सबसे नवीन कविता सुनाएगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। फिर राजा भोज राज दरबार के सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाते तब तक आप लोग सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना। कविता सुनाने के लिए राज दरबार में अनेकों कवि आते हैं, परंतु राज दरबार के सभी पंडित उस कविता को पुराना बता देते हैं। जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ती है तो वो राजा की मन की बात भांप लेते हैं।
कवियों को निराश होकर वापस लौटते देख उनको दुख होता है और वो राजा को कविता सुनाने के लिए सोचते हैं। कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी रास्ते चलते आदमी को बुलाकर कहते हैं, यह कविता राजा भोज को जाकर सुनाओ, उनसे कहना यह तुमने लिखी है, वे तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। वह आदमी उनसे कहता है, परंतु मैं ना कोई कवि हूँ ना कोई विद्वान, मैं यह कविता कैसे सुना सकता हूँ। इस पर कालिदास कहते हैं, मेरी बात मानो और यह कविता जाकर सुनाओ, तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वह आदमी कालिदास की बात सुनकर राजा भोज के दरबार में जाकर कविता सुनाने लगता है। कविता में कालिदास ने लिखा था, आपके पिता ने कभी मुझसे 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं, जो अब तक आपने उस धनराशि को नहीं लौटाया है। राज दरबार के सभी पंडित यह कविता सुनकर सन्न रह जाते हैं। वह आदमी उन सभी पंडितों से पूछता है, आप सब ने मेरी कविता को पहले कभी सुना है क्या? राज दरबार के सभी पंडित असमंजस में पड़ जाते हैं। यदि हाँ कहते हैं तो राजा को 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना पड़ेगा, यदि ना कहते हैं तो यह कविता नहीं मानी जाएगी। वह आदमी कहता है, यदि आपके विद्वानों ने मेरी कविता पहले न सुनी हो तो यह नहीं मानी जानी चाहिए और मुझे 1 लाख मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा भोज उस आदमी की चतुराई से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। राजा भोज उस आदमी से कहते हैं, क्या यह कविता तुमने खुद लिखी है? राजा की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा जाता है। राजा बोलते हैं, डरो मत, यह धन अब तुम्हारा हो चुका है, सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। वह आदमी बताता है, महाराज यह कविता मैंने नहीं, गांव में एक विद्वान है, उन्होंने ही लिखी है। राजा समझ जाते हैं कि यह कविता कालिदास ने ही लिखी है। उस आदमी से पूछते हैं, तुम्हारा कौन सा गांव है, मुझे उस विद्वान से मिलना है। वह आदमी राजा भोज को कालिदास के घर लेकर जाता है। राजा भोज कालिदास से मिलकर कहते हैं, कालिदास, मैं समझ गया था कि यह कविता तुमने लिखी है, मेरी अनुचित बात भूल जाओ और दरबार में चलो। कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। इस मेल मिलाप के बाद भी उनमें मतभेद बने रहते हैं। जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती, कालिदास कहीं चले जाते थे और बहुत मनाने के बाद ही लौटते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कालिदास दरबार में आने से इनकार कर देते हैं। राजा भोज को यह जानने की इच्छा होती है कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए राजा भोज भेष बदलकर कालिदास के पास पहुंचते हैं। राजा कालिदास को देखकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं धारा नगर से आया हूं। कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। राजा बोलते हैं कि उनका तो हाल में ही देहांत हो चुका है। कालिदास राजा की मृत्यु पर बहुत भावुक होते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं। तब राजा भोज अपने असली रूप में आकर बोलते हैं, कालिदास, आखिरकार आज तुमने कविता में मेरा गुणगान कर ही दिया। कालिदास राजा भोज को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका के नरेश कुमार दास कालिदास का बड़ा मान करते थे, फिर भी कालिदास उनके पास न जाने का निश्चय करते हैं। कालिदास सोचते हैं, यदि राजा कुमार दास को मेरे आने का पता चल गया तो वे राजा भोज को सूचना दे सकते हैं। अतः कालिदास किसी नर्तकी के यहाँ ठहर जाते हैं। राजा भोज की ही तरह कुमारदास भी साहित्य तथा कला के बड़े प्रेमी थे, इसलिए वो अपने नगर में ऐलान करवाते हैं कि जो कोई भी इस छंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। किंतु कोई भी उस छंद को पूरा नहीं कर पाता। तब एक नर्तकी यह बात कालिदास को बताती है।
कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं, यह छंद तो बहुत आसान है, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। नर्तकी कालिदास से छंद की रचना करने के लिए कहती है। नर्तकी सोचती है कि इस छंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरस्कार देंगे, किंतु यह कालिदास ले लेगा। इसलिए वह कालिदास को पीछे से छुरा भोंक देती है, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी जब वह छंद कुमारदास को सुनाती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु कुमारदास छंद की शैली से समझ जाते हैं कि यह छंद कालिदास ने लिखी है। कुमारदास नर्तकी से पूछते हैं, क्या यह छंद सचमुच में तुमने लिखी है? सच बताओ, अन्यथा कालकोठरी में बंद करवा दूंगा। नर्तकी डर जाती है और बोलती हैं कि क्षमा करें महाराज, यह छंद मैंने नहीं लिखी है, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने रचनाकार की हत्या कर दी है। कुमारदास तुरंत नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। कुमारदास बोलते हैं, हे भगवान, थोड़े से धन के लोभ में इस दुष्ट नारी ने इस महान व्यक्ति के प्राण ले लिए। कुमारदास कालिदास का दाह संस्कार करवाते हैं। कुमारदास शोक से इस कदर डूब जाते हैं कि खुद भी उसी चिता में कूद पड़ते हैं, जिससे उनका शरीर भी जलकर राख हो जाता है।